चलिए तो सवाल करते हैं शुरू। पहला सवाल देखो, अभी तक हमारे पास जो सरफेसेस थे वो स्मूथ थे, कोलिजन में जो सरफेस है वो स्मूथ था। अगर मान लो वही कोलिजन रफ सरफेस पे हो तो एक्स्ट्रा क्या आएगा? फ्रिक्शन, और काम तो वैसे ही करना है। आइए फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को करें। हमारे पास दो ब्लॉक है, एक 2 kg और एक 4 kg का। एक ब्लॉक ए 2 kg ऑफ मास, एक ब्लॉक बी 4 kg ऑफ मास। क्योंकि सरफेस रफ है इसीलिए कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, मान लेते हैं 0.2। अगर ब्लॉक ए की इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, और ब्लॉक बी रुका हुआ हो, है ना, ये अभी इनिशियली रुकी हुई है। अगर कोलिजन का नेचर परफेक्टली इलास्टिक है, कोलिजन कैसा हो रहा है? कोलिजन का नेचर अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा क्या कि अगर फ्रिक्शन नहीं होती ना तो ये इसे हिट करता, स्टिक टुगेदर और मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, रुकती नहीं कभी नहीं। मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी क्या रुकती? फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो रुकना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब है क्या कि जब ये इसे हिट करेगी उस वक्त ये स्टिक करेगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हिट तो करेगी, स्टिक करेगी, मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन अवेलेबल है ना। तो हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द सेपरेशन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितनी डिस्टेंस बाद रेस्ट में आ गई है। मतलब ये जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ चलेगी कुछ दूर तक, तो कितने दूर तक साथ साथ चलेगी? समझ पा रहे हैं सवाल क्या था? हमसे पूछा गया सवाल में फाइंड द सेपरेशन बिटवीन them when they come to rest, जब ये रेस्ट में आएगी। अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट का समय लीजिए, ट्राई करिए, कुछ हो पाए तो बढ़िया, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बस ये समझना है, थोड़ी सी बात है कि 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकेंड से हिट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, क्योंकि इसके पास अभी रिटार्डेशन, ये फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इस ब्लॉक को रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। तो जब ये ब्लॉक को हिट करेगा उस वक्त ये फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स डेवलप करेगा ना सर, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा। कितना? आइए फ्रिक्शन फोर्स पहले निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू एम जी यहाँ पे होगा, म्यू एम जी यहाँ पे होगा। म्यू का वैल्यू 0.2 नहीं, मास का वैल्यू कितना लोगे? 2 और 10, ये हो जाएगा आपका 4। अब आप ये बताइए, ये फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन का इस पे अप्लाइड करेगा, जिसकी वजह से रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो रिटार्डेशन इस ब्लॉक में कितना बनेगा बाबू? एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। हाँ, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना? 4 और मास कितना? 2। तो फोर्स 4 है और मास 2 है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसे रिटार्डेशन झेलना पड़ेगा। और इस रिटार्डेशन को ओवरकम करने के बाद ये इसको हिट करेगा। ये बात समझ में आई? फ्रिक्शन इसे रिटार्डेशन प्रोवाइड किया। तो अब आप ये कह सकते हैं पहले ब्लॉक की वेलोसिटी इसे जस्ट हिट करने से पहले कितनी होगी? मतलब इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी ना सर, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। नहीं,
1 मीटर पर सेकेंड, इसे मिल रहा है रिटार्डेशन कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन है ये, हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 मान लेते हैं जो भी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपके पास u है, a है, t नहीं है, क्या करिएगा, कौन सा रिलेशन लगाइएगा, v स्क्वायर ई स्क्वायर 2as लगा दूं, हाँ v स्क्वायर 2 u स्क्वायर 2as। एक चीज और इसमें देना चाहिए, इच ऑफ द ब्लॉक्स इन फिगर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ एक चीज और, इसके बीच कुछ गैप भी रहा होगा ना, अभी तो कुछ गैप भी रहा होगा, ये गैप दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर, सही है, क्योंकि जब ये इस स्पीड से इस रिटार्डेशन के साथ इसे हिट करेगी तो ये हिटिंग वेलोसिटी कुछ और होगी, जो कि ये बताएगा हमें इस वेलोसिटी से ये 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक को हिट करेगा, तब ना कोलिजन होगा। क्या नहीं समझे, इनके बीच कुछ गैप होगा ना, तभी स्टार्टिंग में नहीं दिए थे, गैप होगा ना इसके बीच का। अच्छा गैप अगर नहीं होगा, टच में ही रहेगी, तो फिर हिटिंग कोलिजन कैसे हुआ, बिफोर कोलिजन कुछ गैप था, गैप कितना था 16 सेंटीमीटर, तब तो ये कुछ चेंज करके अपनी वेलोसिटी कुछ चेंज करके इसको हिट करेगी, और वो वेलोसिटी मान लीजिए v स्क्वायर इसका 2s लगा देते हैं, u स्क्वायर माइनस 2as, सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, -2, a का वैल्यू 2 और a का वैल्यू कितना 16, 16 को 0.16 हो जाएगा ना, 16/100, हाँ 0.16, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये 1 माइनस 2 दूना 4, 16 चक 64, 6.4, अरे माइनस नेगेटिव आ रहा है, अच्छा v स्क्वायर है ना, इसलिए तो नेगेटिव डाले ना, 1 माइनस 2 2 जा 4 और 0.16 है ना, हाँ अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 माइनस 16 चौके 64, 64 है ना, तो 0.64 होगा ना, माइनस करके 0.64 आएगा, कितना होगा -0, माइनस कैसे आ जाएगा मतलब, नहीं प्लस आएगा, 1 माइनस कितना 3 6 ये होगा, और v स्क्वायर का वैल्यू 36 आया है, इसका मतलब v1 का वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड होगा, ये v1 होगा जिससे ये हिट करेगा। सिचुएशन समझ पाए। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन इनकी वेलोसिटी इतनी रहेगी क्या, बस ये फर्क क्यों आया वेलोसिटी में, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल था, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से ये इसे चेंज करेगा, 1 से तो चलेगा लेकिन हिट करने वक्त इसकी वेलोसिटी 0.6 हो जाएगी, मतलब अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बीच में कहीं गई है नहीं, ये मतलब मान लो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आप कंजर्व करिएगा, तो कोलिजन पहले करवाओगे तब ना, तो कोलिजन हुआ तो इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से कोलिजन तो हुआ नहीं, कोलिजन 0.6 मीटर पर सेकंड की वजह से हुई है, क्लियर है, गुड। अब आगे इसके बाद क्या करते थे, कंजर्वेशन करते थे मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व कर दीजिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व करिएगा। स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना होगा इसके पास, स्टार्टिंग पे हाँ m1 u1, ये बड़ी रेस्ट में है जिसके पास कोई मोमेंटम है नहीं, m1 u1, और यहाँ पे ये जो u1 है एक्चुअल में ये u1 की जगह पे v1 रखना पड़ेगा ना हमें, नहीं समझे बात को, क्योंकि हमें 1 मीटर पर सेकंड का तो कोई काम रहा नहीं, जान दो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड का कोई काम तो रहा नहीं, हिट करने वाली वेलोसिटी तो 0.6 है, 0.6 है, तो इसी मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम तो इतना ही होगा इनका, तो 0.6 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2, और ये वाला मोमेंटम 0, और फाइनल मोमेंटम जो होगा दोनों ब्लॉक का कितना होगा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी रहने देते हैं, हाँ मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद इस वाले ब्लॉक की u1 हो, v1 मान लेते हैं कुछ भी, तो m1 2v1 प्लस 4v2, क्या फाइनल मोमेंटम ये नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम लोग ये करते हैं, क्योंकि यहां पे हमें दे रखा है, अब बाबू
कॉमन लेके बोल रहा था। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हो गया तुम्हारा 2 कॉमन लेके V1 प्लस V2, ये 2V2, यहाँ से 2 खत्म हो गया, तो V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 0.6 आ रहा है। एक रिलेशन यहाँ से बना, एक रिलेशन कहाँ से मिलेगा हमारा? एक बनाइए आप इसके से, क्या नाम है? परफेक्टली इलास्टिक है, ई का वैल्यू 1 कर दे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक इन्होंने कह रखा है, तो ई का वैल्यू 1 कर देते हैं। ई बराबर 1, और ई का रिजल्ट क्या होता था? V1 माइनस V2, और ज़्यादा वेलोसिटी है तो U2 माइनस U1, जो भी हो। V1 माइनस V2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ भी ये U2 जो ले रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? जो पहली वाली बड़ी जिस वेलोसिटी से हिट करती है, क्या 1 रखिएगा? 0.6 रखिएगा ना। सर वो तो U1 हो जाएगा। अरे U2 मतलब जो ज़्यादा होगा इसका मैग्नीट्यूड हम लोग रखते हैं ना, ज़्यादा माइनस कम करना है, ज़्यादा माइनस कम करना है, जो भी है। एक तो 0 है ना, U1 माइनस U2 एक ही बात, U2 0 है, ये हो जाएगा आपका कितना? V1 माइनस V2 इक्वल बाय 0.6 इक्वल टू 1। ये वही रिजल्ट दे रहा है क्या? नहीं, V1 माइनस V2 इक्वल टू 0.6। दो इक्वेशन बना आपका, V1 माइनस V2 बराबर आ गया V1 और ट्वाइस V2 बराबर 0.6। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या इक्वेशन? अगर इसको तुम सॉल्व भी करोगे, तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं एक बार, देखते हैं। वैसे ये सेम तो नहीं होना चाहिए रिजल्ट, नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव है तो चलेगा। ये माइनस, तो माइनस 3V2 इक्वल टू ना, कहीं कुछ मिसिंग हुआ है। जब आपके पास कोलिजन से पहले वाली ये सिचुएशन अब कन्वर्ट होके ऐसी बन गई, कोलिजन से पहले ये किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है? 0.6 से, और ये बड़ी रेस्ट में है ना, रेस्ट में। तब ये कोलिजन अब होने वाला है इनके बीच, तो जब होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो सीधा सीधा, क्योंकि हमें m1 पता है, m2 पता है, अरे m1 पता है, m2 पता है, अब आपके पास u1 पता है, u2 पता है। आप सीधा v1 v2 निकाल लीजिए, और आपके पास v1 v2 का फॉर्मूला है, क्योंकि कोलिजन अगर इलास्टिक है तो v1 क्या हो जाएगा? m1 माइनस होता था m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1, और u2 वाला टर्म तो ऐसे भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते थे नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का वैल्यू 2 माइनस 4 बाय 6 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0.1 माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड आया। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सेकेंड वाली बॉडी की? m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, और अच्छा ये वाला टर्म u2 वाला टर्म है ना, ये तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा कौन सा वाला? 2m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 वाला, तो ट्वाइस ऑफ 2 बाय 6 इंटू 0.6, ये हो जाएगा आपका प्लस में 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओहो, मोमेंटम कंजर्वेशन इसी बात को बता रहा था ना, v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 0.6 हो रहा था ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही है कंडीशन इसका मतलब, बहुत बढ़िया। ये आ गई वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात है कि हमें करना है क्या कि दोनों रुकेगी ब्लॉक ना, एक ब्लॉक रुकेगी कितनी और दूसरी ब्लॉक रुकेगी कितनी। देखो कोलिजन के बाद मान लीजिए ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई, तो कोलिजन के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ए, और कोलिजन के बाद बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है आपको। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि सरफेस रफ है, तो ये एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है वो तो कोलिजन के बाद भी एक्टिव रहेगा ना। आई बात समझ में? और फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक काम कर सकते हैं क्या, दो केस बना लीजिए फाइनल, मतलब अब ये फाइनली आप ये कर दीजिए,
फाइनल वेलोसिटी तो इसकी भी जीरो होने वाली है, ए ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है आफ्टर कोलिजन तो दोनों ब्लॉक बोल रहा है ना रुकेगा, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी ए ब्लॉक की भी जीरो होने वाली है, और इनिशियल वेलोसिटी ए ब्लॉक की है कितनी अभी, -2 मीटर पर सेकेंड। और बताइए एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ए ब्लॉक पे, रिटार्डेशन लग रहा है ना ए ब्लॉक पे कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 कहां से, ये रिटार्डेशन लग रहा है। अब बताइए एस नहीं निकाल सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, वी स्क्वायर 2as ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे, v वाला टर्म खत्म, समझ नहीं समझे, आया ना 5, हाँ। तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है क्या, हाँ, और 2a का वैल्यू 2 और s का वैल्यू निकलेगा, u का वैल्यू कितना है 0.04 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा ना, 0.04 क्या, तो यहां से सीधा s निकल आएगा बाबू, s का वैल्यू बोलो तो 0.04 मीटर। सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, अरे भाई किससे, s बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2a करोगे ना बाबू, u का वैल्यू कितना है 0.02, तो 0.04 होगा ना, 0.04 सॉरी 2a, 2 इंटू a, कुल मिला के ये हो गया 0.01 मीटर। है बाबू, कोई बात नहीं, वो माइनस डिस्टेंस ले रहे हैं तो है, यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं क्या आप, साइन रखेंगे माइनस, कैसे माइनस, देखो ना, देखो ये u नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, a नेगेटिव है, और u भी तो ऑलरेडी एक नेगेटिव के साथ ले आया था ना, देखो नहीं समझे, u को इधर लाए थे तो u का साइन नेगेटिव होगा, और u आप -2 रखिएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया 4, और ये नेगेटिव बचा रहा, और a के साथ भी नेगेटिव लगाइएगा ना, तो ये नेगेटिव हटा ना, ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन को रहने दीजिए, या रहने दो, रिटार्डेशन है तो -2as होगा, रिटार्डेशन है तो 2 का नेगेटिव, और जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव आया, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नहीं समझे। यस सर, आगे बढ़िए ना। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ b, ये भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस पे भी 2 एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी us कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय b आफ्टर कोलिजन कितना, u स्क्वायर बाय 2a, u का वैल्यू 0.4 तो 0.16 बाय 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04। अब इनके बीच का गैप, हाँ ये माइनस में रहेगा, है ना, क्योंकि ये जो s आएगा वो नेगेटिव आएगा, u स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी v स्क्वायर -2s यूज करिएगा ना, तो ये तो मैं नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। अब देखो 0.1 मीटर ये ट्रेवल किया, 0.4 मीटर ये ट्रेवल किया, मतलब ये हुआ कि ये बड़ी कहां से कहां तक गई, 0.1 मीटर ए ब्लॉक 0.1 और ए ब्लॉक आपका 0.4, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहा, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि एक इधर जा रहा है, हाँ सॉरी दूर जा रहा है, मतलब बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अच्छा वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है ना, सॉरी, एक जा रहा है आपका मान लीजिए इस तरफ, दिख रहा है ना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये जा रहा है आपका एक 4, ये 0.4 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ये सेपरेशन जो इसके बीच का होगा 0.1 और 0.4, तो ये कोलिजन के बाद इधर गया है कितना 0.01, और यहाँ पे कोलिजन हुआ है मान लीजिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन से ये बैक गया है 0.1, और कोलिजन जहां हुआ है वहां से ये गया है
4 नहीं समझे? हाँ 0.04 गया है ना, अब इसके बीच का गैप रहा ना 5, नहीं समझे? हुआ क्या बताते हैं। जहां पे कोलिजन हुआ, मान लीजिए ये टाइम है कोलिजन का, कोलिजन के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन से ये बातें तो समझ में आ गई कि जो ब्लॉक ए है वो इधर गया होगा, कितना 0.01 मीटर गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है उससे पता चला। और जो बी ब्लॉक है कोलिजन के बाद ये यहां गया, कितना 0.04 मीटर गया बी ब्लॉक, और ए ब्लॉक आपका यहां पहुंचा। यस और नो बोलो तो, यही हुआ था ना। जहां पे कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के जस्ट बाद ए ब्लॉक 0.1 मीटर इधर गई और ये 0.04 मीटर इधर गई। तो अब बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रह गया? 0.05 मीटर। 0.05 मीटर। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लो फाइनल। देखना नीचे, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी वगैरह कंजर्व रहेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता तुम्हें पड़ी नहीं क्योंकि तुमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के V1 और V2 का फॉर्मूला पहले ही ऑब्टेन कर रखा है। हमने बस यहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व किया है। बस ये क्या करेगा, ये इसे 1 मीटर पर सेकेंड से हिट करने नहीं देगा। कौन? फ्रिक्शन। तो क्या करेगा भाई, रोकेगा इसे। तो यहां से जब ये 16 मीटर दूर पे जो ब्लॉक है जिसको ये हिट करने वाली है, जब ये यहां से यहां तक आएगी तब तक इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी, और वो वेलोसिटी नई वाली इनिशियल वेलोसिटी पता है, फ्रिक्शन से तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स से रिटार्डेशन पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता है, तो ये किस वेलोसिटी से हिट करेगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास क्या हो गया, अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन का टाइम है नहीं, जब कोलिजन हुआ है दो चीजें, दो ब्लॉक हैं ए और बी, तो हुआ क्या कि ए की वेलोसिटी u1 ये इसे हिट कर रही है 0.6 मीटर पर सेकेंड से, और ये बेचारी 0 है। तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, ए ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट कर दिया और बी ब्लॉक कोलिजन के बाद बी ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट कर दिया। ए ब्लॉक चलना स्टार्ट किया किस स्पीड से, देखो तो 0.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, और बी ब्लॉक चलना स्टार्ट किया है 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। तो जिस टाइम में कोलिजन हुआ है उस टाइम के बाद ये सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, ये सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी इस ब्लॉक की भी 0 रखनी है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको इस ब्लॉक की यहां से मिल जाएगी 0.2 माइनस में। इस ब्लॉक की भी फाइनल वेलोसिटी आपको 0 रखनी है क्योंकि ये फाइनली एट रेस्ट पॉइंट पहुंचा है, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी बी ब्लॉक की भी आपको 0.4 दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, रिटार्डेशन अवेलेबल है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, v² 2as करके डिस्टेंस निकाल ले तो 0.4 मीटर इधर गया है ये, और 0.01 मीटर इधर गया है, काम खत्म। तो टोटल सेपरेशन इसके बीच का 0.05 मीटर रहा। क्या ठीक था? नहीं? चलिए अगले सवाल को करते हैं। देखो बाबू, अगर मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस हमारा स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अभी स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझना है थोड़ा। ये एक ब्लॉक है और ए, इससे एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। ऐसा स्प्रिंग जिसका K का वैल्यू आपको दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, K का वैल्यू। अब एक बॉल B है या एक ब्लॉक B है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से इसे हिट करने वाली है स्प्रिंग को, ठीक है। दोनों का मास ऑफ A एंड मास ऑफ B 1 किलोग्राम है, दोनों मास सेम है, ठीक है। तो ये ब्लॉक इसे हिट करेगी, बीच में गैप नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हिटिंग वाली वेलोसिटी दे रखी है, फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन होगा भी ना
अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गैप कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ती है, ये जिस वेलोसिटी से यहाँ पे है उसी वेलोसिटी से चल रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले इसको समझो, अगर फ्रिक्शन होता तो ये गैप मैटर करता, जैसे यहाँ पे किया है, फ्रिक्शन नहीं इसलिए गैप मैटर नहीं करेगा। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से इसे हिट करेगी तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, और हमें पूछना है, वही पता करना है कि कितनी स्प्रिंग कंप्रेस करेगी। आप इसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो होगी। आराम से करिए। हमसे क्या पूछा गया है, कंप्रेशन एक्स बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुई होगी ना, कितनी, ट्राई करेंगे क्या आप? एक बात तो फिक्स है कि जब, एक बात समझ लो, जब ये इसको हिट करेगी और कंप्रेस करेगी, तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा, ध्यान दो, तब दोनों ब्लॉक की स्टेट रेस्ट में होगी। मान लो ये फिक्स है, यहाँ पे जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा तो दोनों सिस्टम रेस्ट में होगा। नहीं, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द बॉडी विल एट रेस्ट, दोनों बॉडी रेस्ट में होगी। मैक्सिमम कंप्रेशन का कंसेप्ट भी यही है। और तुम फील करो ना कि जितना कंप्रेस उसे करनी है उतना कंप्रेशन जब करेगी तो कंप्रेस करके रुक जाएगी ना, उसके बाद फिर वापस आने वाली केस होगी। तो वापस आने वाली केस हमें नहीं करनी है, हमें तो बस रुकने वाली केस करनी है। और जब तक ये रुकेगी नहीं तब तक कंप्रेशन होते रहेगा कि नहीं होते रहेगा। जब ये रुक जाएगी तो कंप्रेशन फाइनल, इसके बाद तो रिटार्डेशन मतलब बैकवर्ड मोशन स्टार्ट होगा ना। ये पकड़ पाए बात को, बस हो गया, तब तो कहानी खत्म। अब आप कर दीजिए, एक तो पहले आप मोमेंटम कंजर्व करवा दीजिए। है बाबू, आंसर कितना आया है कंप्रेशन? कंप्रेशन का आंसर 0.1 मीटर, हाँ 0.1 मीटर। कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करवाइए। अब बताइए, ये तो अभी रेस्ट में थी ना, u2 0 था, u1 आपको पता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u2 वाला टर्म 0, क्या सुन लो? नहीं, गुड। इसके बाद क्या हुआ है, जब ये इसे कंप्रेस कर चुकी होगी, कंप्रेशन के बाद आफ्टर दी कोलिजन रिजल्ट क्या होगा बाबू? कोलिजन के बाद एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो हुआ था, वो तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन ना, जस्ट टाइम द कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये वेलोसिटी क्या होती है बिफोर कोलिजन, और ये वेलोसिटी क्या होती है कोलिजन के बाद। कोलिजन का इफेक्ट क्या होगा, अगर ये ब्लॉक यहीं पे रेस्ट में होगी, ये जब कोलाइड करेगा कोलिजन के जस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कंप्रेशन के केस में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन उस आफ्टर द कोलिजन इफेक्ट क्या होगा, बोथ बॉडी मूव्स नहीं होगा, बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर नहीं होगा। जब ये इसको हिट करेगी और उसके बाद कोलिजन के बाद इफेक्ट आपको कैसा दिखेगा, दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब v1 v2 आपका हो जाएगा बराबर, और ये हो गया m1 m2 टाइम्स ऑफ v। m1 का वैल्यू कितना है, मास 1 kg, u का वैल्यू कितना 2, m1 m2 कितना, दोनों आइडेंटिकल है, 2 इंटू v, तो v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड आया। कॉमन वेलोसिटी हुई, नहीं हुआ, बस हो गया, v आ गया। अब आपको v आ गया तो आप क्या करिएगा, इसको प्रयोग, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो ही होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, उसी से आएगा, लगा दिए। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाना पड़ेगा आपको। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये कहती है कि टोटल एनर्जी आफ्टर और बिफोर। तो बताइए, शुरू में टोटल एनर्जी मैकेनिकल थी क्या, मैकेनिकल में पोटेंशियल थी क्या स्टार्टिंग में इसके पास? नहीं, इसके पास एक पोटेंशियल था नहीं, और इस सिस्टम के पास कोई कंप्रेशन वगैरह था नहीं, तो स्प्रिंग के पास स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल था नहीं, काइनेटिक भी नहीं था, लेकिन इसके पास ओनली काइनेटिक था। मतलब अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप ये कह सकते हैं कि इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं न है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
बताइए, इसके पास स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी, स्प्रिंग मासलेस है, बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी ना 1, हाफ एम का वैल्यू कितना है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सुनो, बोलो ये जो पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम में है ही नहीं, इसके पास है नहीं और इसके पास नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है किसके पास, वो भी अकेले इसके पास, क्योंकि ये तो रेस्ट में आ गई बात, हाफ एम बी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आएगी फाइनल कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग में आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 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 चला गया और कुल मिला के हो गया आपका ये 2 इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 1 प्लस, या तो 1 होगा ना, और के का वैल्यू कितना है 200 एक्स स्क्वायर, माइनस करिएगा इधर, 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/200, गड़बड़ है क्या कुछ, 1/2 आना चाहिए ना वहाँ पे, एक मिनट, वहाँ पे 4 होगा और वहाँ ओ सॉरी पे 5 जो लिए ना काइनेटिक एनर्जी सॉरी फाइनल, सॉरी दोनों सॉरी का होगा। आ गया किसका, दोनों का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ इनटू 2 kg हो जाएगा, सॉरी बोथ टुगेदर, सॉरी हाँ, बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर ना, तो मास 1 + 1 हो जाएगा तुम्हारा 2 और वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर 2 मतलब 4 होगा ना, 4 होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 और ये 2 रहेगा, हाँ ठीक, ये आ जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 2 और 2 बाय इतना मतलब 1/100 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर कैलकुलेशन स्ट्रिंग का। क्या हुआ, मास दोनों का सेम था, बिफोर कोलिजन ये वाली स्पीड 0 थी, इसकी वजह से मोमेंटम आ गया, जितना भी आना था एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी m1 + m2, इसका भी वैल्यू 1 था, इसका भी वैल्यू 1 था, और v आ गया यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा दी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाने की रीजन क्या होता है बाबू, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है, तब होती है जब हमारे पास फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स अवेलेबल है एक्स्ट्रा में, तो कंजर्वेटिव है, मैकेनिकल एनर्जी आप आराम से कंजर्व करवा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवा दिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था नहीं सिस्टम के पास, बस काइनेटिक एनर्जी थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर है, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगी स्प्रिंग के साथ, जैसे बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है और ये दोनों ब्लॉक चल रही है साथ साथ कितनी 1 मीटर पर सेकेंड से, मास इसका 1 kg, तो सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, स्प्रिंग तो मासलेस होता है, इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर, इसलिए हमने सीधा मास को जोड़ दिया 2 कर दिया वी स्क्वायर, और स्प्रिंग में स्टोर हुई है कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया आपका कौन सा x इक्वल टू 0.1 मीटर। स्प्रिंग में बस याद रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक ठीक। देखिए हमारे पास एक सिस्टम है 2 मास का, बॉब सिस्टम है, तेरी देखो इस तरह का एक सिस्टम है, इससे 2 बॉब हैंग कर रहा है, ठीक है, एक का मास m है और एक का मास 2m है। सिंपल सी बात है कि इसे हमने अभी हेड ऑन इलास्टिकली एट द लोवेस्ट पॉइंट, both balls are released from a height h above the lowest point, what height to do they rise to, सही बात है। देखो h हाइट से रिलीज कर दिया गया तो जी h1,
V12 V2GH 2GH V1 V2 देखो सवाल ये कह रहा है कि टू पेंडुलम बॉब्स ऑफ मास m and 2m कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली एट द लोवेस्ट पॉइंट। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा यहाँ कहीं होगा नहीं, लोवेस्ट पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड करेगी, ये ना होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे कोलाइड करी होगी। ठीक, if both the balls are released from a height h above the lowest point, to what height do they rise for the first time after collision? क्या किया गया, इसे h हाइट से दोनों को सेम हाइट से रिलीज करवा दिया गया, सेम हाइट से रिलीज करवा दिया गया। अब जब इसे छोड़ोगे, ये छोड़ोगे तो ये कोलाइड करेगी ना, जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये कोलाइड करेगी और कोलाइड करने के बाद फिर वापस जाएगी, कोलिजन होगा तो फिर ये सेपरेट होगा, और सेपरेट होगा क्योंकि बॉब है तो ये सेपरेट होने के चक्कर में, दूर जाने के चक्कर में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो व्हाट हाइट डू दे राइज टू फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन। अब ये कोलिजन के बाद ये जाएगी ऊपर, तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी आफ्टर कोलिजन। ये मत बोलना कि सर दोनों सेम सेम हाइट तक जाएगी, जरूरी नहीं है, दोनों को छोड़ा गया है सेम हाइट से, लेकिन बिफोर कोलिजन दोनों का हाइट सेम है, लेकिन आफ्टर कोलिजन दोनों का हाइट सेम होगा, इसकी गारंटी कौन देगा, पता नहीं, होगा तो होगा, लेकिन अपने आप से आपको मानना नहीं है। सवाल नहीं समझे, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या हुआ कि h हाइट से इसको छोड़ दिए, बॉब को हमने h हाइट से छोड़ा, तो h हाइट से छोड़ेंगे तो ये यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन कर रखी होगी, तो उस वेलोसिटी से ये कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद फिर ये ऊपर जा रही है। अब कुछ ज्यादा ऊपर हो सकता है, कुछ कम जाए, वो तो डिपेंड करती है कितनी वेलोसिटी बिफोर आफ्टर कोलिजन दोनों के पास है, क्योंकि मास अलग अलग है इसलिए वेलोसिटी सेम होने का चांस तो है ही नहीं, आपको निकालिए। तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी पता कर ले दोनों का। अब बताइए ये किस वेलोसिटी से इसे हिट करेगी, निकाल लेते हैं u1। आपको पता है u1 कैसे निकालेंगे, h हाइट से छोड़ा गया है तो u आपको निकालना है, s आपके लिए h है, और 2gh कर देते हैं ना सीधा, v बराबर, आपको नहीं पता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई ना इसकी, तो u1 का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट 2gh, और उसी तरह से u2 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh। मास से इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली ये वाली वेलोसिटी मास से क्यों डिपेंड करेगी, ग्रेविटी के अलावा। क्लियर है, वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी से हिट करेगी, गुड। उसके बाद क्या होगा, v1 v2 निकाल लीजिए बिफोर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। देखो कोलिजन अगर इलास्टिक है तो v1 का वैल्यू आपको पता है, v1 होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, u1 प्लस 2m1 बाय m1 की m2, 2m2 बाय m1 प्लस m2 u2। पहले देख लो बाद में छपना नया, ये होता है। सॉल्व करेंगे तो कितना आया इसका, बोलो m1 कितना है, ये हो गया 2m कितना है माइनस m, बोलो, और ये हो गया आपका 3m, और u1 का वैल्यू 2gh प्लस m2 का वैल्यू 2m 3m, और u1 का u2 का वैल्यू कितना है, सेम है, अच्छा 2gh। ठीक है, क्या क्या कॉमन आएगा बाबू, m से m खत्म, m से m खत्म, तो आप जब सॉल्व करिएगा आए बाबू 4m होगा, अच्छा 2 × 2 4 हो जाएगा, 4m सही है। तो 2gh कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कितना, -1/3 प्लस 4/3। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 3 और -1 4, यानी 3 1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। अरे वाह, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी रह गई 2gh, वाह, तो रूट 2gh। सेकंड वाली की बताओ, सॉल्व करके v2 बताओ। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, पता क्या,
सुनो तो बाबू, कोलिजन में वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये u1 इधर है तो u2, u1 इधर है तो u2, तब आई बात समझ में? अगर u1 इधर है तो u2 इधर ना होगा, साइन कितना हो जाएगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 3 -5/3 हो जाएगा ना, तब -5/3 आएगा। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करिए, 0 आ जाएगा। 0 आ रहा है क्या? V2, आइए V2 देखें। V2 इक्वल टू होगा m2 - m1 बाय m2 - m1 सीधा कर दें, m2 कितना है? m बाय सब में 0 आ जाता है तुम्हारा, पिछला वाला सवाल में भी 0 आ रहा है। गलत सलत आंसर करके ऐसे कर देते हो, फिर सही बोलते नहीं हो, उल्टा पुल्टा बोल देते हो। 3m और U2 का रिजल्ट है 2GH प्लस माइनस में ना, और यहाँ पे प्लस 2m बाय 3m 2GH, ठीक। m से m खत्म, m से m खत्म, ये हो जाएगा आपका 2GH। जब कॉमन लेंगे कितना है सॉल्व करने से? पक्का 1/3 2GH आया। क्या पूछा गया था? बस हो गया, 2GH 1/3 2GH, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? ठीक। तो हुआ क्या सिचुएशन के बाद ये हुआ है कि U1 मतलब कोलिजन जब हुआ तो ये वापस जब लौटी V1 से, ये रही इसकी वेलोसिटी V1 की वैल्यू रही 5/3 2GH, और V2 की वेलोसिटी रही आपकी 1/3 2GH। अब बस इनिशियल वेलोसिटी पता है कितने हाइट तक ऊपर जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 करिए, h निकालिए। अब आपको निकालना है नया वाला h1, तो नया वाला h1 नहीं निकाल सकते हैं आप, फाइनल वेलोसिटी 0 करिएगा, बोलिए। तो hmax बराबर u²/2g नहीं करिएगा, तो h1 u² मतलब v²/v1² 2g करिए। v1² का वैल्यू कितना है? v1² का वैल्यू हो जाएगा 25/3 इंटू 2GH ये हो गया तुम्हारा। तो कुल मिला के 50/9 GH, इतना हाइट ऊपर जाएगा। सेकेंड वाला V2²/2g, V2 का वैल्यू है 1/3 1/9 2GH, मतलब ये 2GH/9 ऊपर जाएगा, 2GH/9 ऊपर जाएगा। बाबू नीचे में, ओ सॉरी, ओ ये जी भी बाकी रह गया ना, ये 9 तो रहेगा, 2g भी रह गया, और यहाँ पे 1/2g रह जाएगा। तो अच्छा यहीं पे कर देते हैं, 2g खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 25h/9 नहीं, और यहाँ भी 2g कैंसिल करिएगा, 2g कितना h/9, हाँ ये होगा। नोट करिए इसे। हमारे पास कि दो एलिप्टिकल बॉल है मूविंग विद सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो बिफोर कोलिजन वाली कहानी हम बता रहे हैं आपको। कोलिजन के पहले दो बॉडी हैं, दो ब्लॉक हैं, दोनों का मास सेम है, ये मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और एक जो ब्लॉक है वो भी मान लीजिए मूव कर रही है m मास की वेलोसिटी v से, है ना, दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इस तरह से कि
ये v के बीच का एंगल कितना है, थीटा मान लो, दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है बिफोर कोलिजन, मास भी सेम है, ठीक है। कह रहा कि कोलिजन जो हुआ है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। कोलिजन का नेचर परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका ये मतलब हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों मूविंग सेम डायरेक्शन, किधर तो पता नहीं, जिधर भी होगा दोनों मिल के एक मर्ज होकर 2m मास बन जाएगा और दोनों मूविंग विद वेलोसिटी भी किधर मूव करेगा डजंट मैटर। हमसे ये पूछा गया है अगर सिचुएशन ऐसा है तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, बनाइए। ये भी नहीं, हाफ ऑफ वेलोसिटी, हाफ ऑफ वेलोसिटी आंसर है इसका। आंसर है कितना, कितना 120 पकड़े, 120 देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है इनके बीच का, परफेक्टली कोलिजन है। इनिशियल मोमेंटम देखो, इधर इसके पास मोमेंटम होगा, ये इसके पास इधर मोमेंटम होगा कितना mv मतलब p, और इधर भी मोमेंटम इसके पास कितना होगा mv p, मतलब हम कह सकते हैं कि दो मोमेंटम को थीटा डिग्री एंगल पे जोड़ दीजिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, मतलब सॉल्व करेंगे से 2p स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 प्लस cos थीटा। आप एक बात बताइए क्या ये p स्क्वायर क्या होगा, ये क्या है फाइनल मोमेंटम, कितना इतना आया भाई, इनिशियल मोमेंटम आया ना, ये फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अगर करोगे सीधा फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है ना भाई, 2m मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं, मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं। ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर होगा, mv मतलब सॉरी mv स्क्वायर होगा p स्क्वायर के बराबर हुआ, नहीं हुआ, mv तो p ही है ना, कह सकते हैं, मतलब ये p स्क्वायर इक्वेट कर देंगे, ये फाइनल मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल सॉरी इक्वल टू इनिशियल, फाइनल कितना है 2p स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे p स्क्वायर से p स्क्वायर कट्टो 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 1/2 तो cos थीटा बराबर 1/2 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 120 डिग्री हो। यहां से समझने वाली चीज क्या है समझ लो, अगर दो बॉडी having same mass moving in different direction with same velocity are after collision perfectly inelastic, half of velocity, then angle between them 120 degree। कुछ नहीं बोले, इसको तुम एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। कहने का मतलब ये था इसे आप एज ए रिजल्ट याद रखें, समय सेव होगा। बचा के क्या करेंगे ना, चलिए एक सवाल बना के दिखाइए फाइनल, इसे करो। देखो एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे ये जो गेंद अभी स्ट्राइक करने वाली है, गेंद और सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है कितना 1/3, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बॉल सरफेस को हिट करती है, एक गेंद सरफेस को हिट करती है किसी एंगल पे, ठीक है, और हिट करने के बाद गई कुछ इस तरह से कि जाने वक्त अपनी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहा कोलिजन के बाद, यहां कोलिजन हुआ, गई कुछ इस तरह से कि सरफेस से लिखा हुआ है एंड द रिवॉल्व एट राइट एंगल्स टू द ओरिजिनल डायरेक्शन,
ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट एंगल पे ये रिबॉन्ड कर गई, यही हुआ होगा नहीं, इससे टकराई और ये इस डायरेक्शन में रिबॉन्ड हो गई, मतलब ये एंगल आपके बीच 90 डिग्री है। हमसे ये पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए so that the angles made with the side by the direction of motion before and after impact is 60 and 30। कहने का मतलब ये हुआ कि हमसे ये पूछ रहा है कि ये अगर मतलब ये 60 है और ये 30 होगी, 60 नहीं होगी, ये प्रूफ करना आपको, ये सो दैट करना है। वो 30 हाँ होगा। हाँ, सो दैट θ1 एंड θ2 मतलब आपको ये सो दैट करना है, या आप समझिए ना फाइंड करना है, एक ये बात है, सो दैट θ1 इक्वल टू 60 एंड θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंसिडर करवाइए, बात खत्म। अगर ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, एक बात तो फिक्स है, अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा ना, और ये θ2 होगा, ये तो होगा ही ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये दोनों 90 है और ये सरफेस से 90 ने बनाएगा, ये θ2 तो ये θ2, ये θ1 तो ये θ1 नहीं होगा, ये होगा। इसके दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे, एक इस तरफ, अगर ये θ2 तो ये θ1, ये θ1 तो u1 मतलब u cos θ1 और एक इधर एक्ट करेगी u sin θ1, ठीक। यहां भी चलो यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिफोर कोलिजन और सॉरी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, आफ्टर कोलिजन में पहले होती है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v होगी और बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u होगा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम चाहते हैं ये वाला u है, ये वाला v है और ये 90 है, साइन थीटा लगाने का सोच रहे हैं, लगेगा क्या? साइन θ1 अगर हम लगाना चाहें, कंपोनेंट इसका ये होगा, ये v1 v2 तो निकालना पड़ेगा ना। कोलिजन का नेचर कैसा अच्छा है, कोलिजन इलास्टिक वाला है तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, एक तो रेस्ट में ही रहेगा नहीं, एक तो जैसे ये m1 वाला केस है, m1 तो रेस्ट m2 सरफेस हो गया ना, वो तो रेस्ट में ही रहेगा। m1 की फाइनल वेलोसिटी मतलब v1 निकाल लें और v1 की v के बराबर होगा ना, और v1 डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे क्या, v1 कैसे निकालेंगे, v1 तो निकालना पड़ेगा ना, और ये v1 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन से v1 निकालिए तो जरा कितना है बताओ, उतना मेहनत मत करिए। देखो एक बात तो फिक्स है कि ये जो वेलोसिटी जो भी होगी, ये कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में कंटेन करेगी। जो भी वेलोसिटी होगी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर होगा। आप किसी कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक हो गया ये इनिशियल, इसको ले लो ना, ये वाला, ये हुआ बिफोर कोलिजन वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसको मान लेते हैं कुछ भी। देखो यहाँ पे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, यही करते बिफोर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन को भी रखेंगे, बिफोर कोलिजन u v इक्वल टू u sin θ1, ऐसे फोल्ड कर दिए, किसी एक डायरेक्शन में तोड़ दिया, इसको कर सकते हैं ऐसा, सिंप्लिसिटी के लिए कर भी सकते हैं ना, या आपको पता है जनरल तरीका पता है, सिंप्लिसिटी के लिए कर दिए। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या कि v इक्वल टू u sin θ1 बाय 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग tan थीटा लगा लेते हैं, sin थीटा पता चल गया है, tan थीटा लगाए, हमको निकालना है θ1 किसी तरह से, एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नीचे से v कैसे ले सकते हो आप, तो v इधर है, v sin,
आप v sin थीटा बोल रहे हैं, इसी को हमने v कहा है बाबा, ये कुछ है, हमको उससे क्या मतलब। आप ये v sin थीटा बोल रहे हैं ना, sin थीटा 2 बोल रहे हैं ना, इसी को हमने कहा कैलकुलेट ली थी। क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे है? कुछ भी नाम दे दिए हैं, वैल्यू इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ खास नहीं, कह दिया हमने बस ऐसे। अब हम लोग ये काम करते हैं, और हमको थीटा 1 चाहिए किसी तरह से। अगर हम लोग टेन थीटा इस ट्रायंगल में लगा लें, टेन थीटा काम बनेगा। आ जाओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम लोग टेन थीटा यूज कर लेते हैं। एक बात बताएं, देखो ये u cos थीटा 1 है ना, u cos थीटा 1 है ना। मोमेंटम कंजर्व जब आप करवाओगे ना, मोमेंटम कंजर्व करवाओगे ना, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर करिएगा x में और y में, क्या होगा पता है? देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा x में, u cos थीटा 1 m, x में इसका तो 0, और फाइनल मोमेंटम किसके पास होगा, बोलो जो माने हैं आप, मान लीजिए इसको v कहे है ना, v cos थीटा 2 माने हैं इंटू m, ये वाला बराबर है, वैल्यू बराबर है, अरे बोलो ना, ये वैल्यू बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ समझे? इसका ये मतलब हुआ कि आप इसके प्लेस पे जो आपने ये v माना है या कुछ माना है x वैक्स, तो v cos थीटा 2 के प्लेस पे आप u cos थीटा 1 भी तो रख सकते हैं। नहीं समझे बात को? रहने दे, कोई दिक्कत बोलो। इसका वैल्यू जो भी है, जो भी होगा इसका वैल्यू, लेकिन बराबर तो u cos थीटा 1 के आप रख सकते हैं। बस लगा दीजिए टेन थीटा 1, टेन थीटा 1, टेन इक्वल टू p बाई बी, p इसका वैल्यू कितना है, u cos थीटा 1 बाय b, b का वैल्यू कितना है, ये b है ना थीटा, हाँ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं समझे हैं? u cos थीटा 1 बाय sin थीटा 1 टेन थीटा, u cos थीटा 1, अरे हाँ ठीक है, cos थीटा 1 और v की जगह पे u sin थीटा 1 बाय v चला गया ऊपर, sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1, टेन थीटा 1 टेन थीटा 1। यहां से क्या रिलेशन आया, u भी रिलेशन आया, नहीं आया? आया ऊपर 3 जाता है v का, हाँ वो अब तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक उठा, ये रिजल्ट सही है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन से ये रिजल्ट आया। हमको किसी तरह से थीटा 1 निकालना है, या तो थीटा 1 एक इक्वेशन और बनाइए जिससे थीटा 1 का रिलेशन आए, साइन थीटा लगाएंगे, क्या साइन थीटा लगा देते हैं, cos थीटा का वैल्यू साइन थीटा ये तो लगाया है, cos थीटा का साइन थीटा बराबर है, सही है। वैल्यू गलत पुट करते हैं हम लोग, cos थीटा बाय sin थीटा टेन थीटा होता है ना, तो हाँ टेन थीटा, यही तो रिजल्ट गलत लिख दिए हैं। ठीक, v इक्वल टू u sin थीटा बाय 3 सही है, और टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, u cos थीटा 1 बाय बेस का वैल्यू कितना आपने मान रखा है, v का वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नीचे टेन आना चाहिए ना, तो अपने टेन स्क्वायर होगा। ठीक है क्या? देखो u आओ नीचे भी है ना, अब u cos थीटा 1 बाय b की जगह पे u sin थीटा 1 ऊपर चला जाएगा 3, u से u कट गया, tan थीटा 1 इक्वल टू cos बाय sin है ना, तो 1 बाय 10 होगा, उसको 10 ले लेंगे, 1 बाय 10 सही है, 1 बाय 10 थीटा इनटू 3, तो tan स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 3, तो बताइए
थीटा इक्वल टू √3 नहीं आया, तो बताइए थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री नहीं आया, क्या यही प्रूव करना था? थीटा 1 अगर 60 होगा, थीटा 2 तो 30 होना ही था ना। बोलो तो cos बाय sin को हम 10 ले रहे थे, 1/10 होगा ना, कट होगा ना, इसलिए तो कट जा रहा था। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? पहले भी क्यों होगा? कुछ और होगा, कंपोनेंट वाला होगा ना। इधर मान लीजिए अगर ये x मीटर पर सेकंड होगी, इसका ये वाला कंपोनेंट थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 होगा। नहीं, इसका ये होगा ना x cos थीटा 1, और x cos थीटा 1 को मोमेंटम जब आप कंजर्व करवाए थे तो u cos थीटा 1 के बराबर हो गया था। x cos थीटा 1 इक्वल टू u cos थीटा 1, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। और ये जो x sin थीटा 1 है, इसको हमने v लेट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट अब है, ई के टर्म में वर्टिकल लेके ना। अब जनरल भी बता, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला टर्म है ई, आप उसे भी यूज करके भी निकाल सकते हैं और पुट करिएगा, सेम रिजल्ट आएगा। उससे फिर भी आएगा आपको एंगल के फॉर्म में, तो वहां से भी रिजल्ट आपको आ जाएगा, वहां से रिजल्ट आपको आ जाएगा। नहीं समझे? मोमेंटम कंजर्व आप x में भी कराइएगा, y में भी कराइएगा। x में मोमेंटम कंजर्व करवाए तो ये वाला कंपोनेंट सेम हो गया, और y में मोमेंटम करवाइएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका y में भी सेम हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा सेम? क्योंकि ये अलग अलग है ना, u और ये u नहीं है, कुछ और है ना, सेम नहीं रहेगा। तो जो वैल्यू आपको डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में आएगा, फिर उसके बाद u और v साइन थीटा वगैरह कुछ दो रिलेशन बनेगा, उसको इक्वेट करिएगा, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ऐसे करने से बस ये हो गया कि आराम से दो टर्म में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, रिजल्ट आ गया सीधा सीधा। हमने क्या किया? हमने बस कोलिजन को इस ये वाला एज्यूम किया है, x ये y वाला, y वाला में करिए तो y वाले में सब कुछ सेम सेम कर दीजिए, y वाले में कोलिजन लगा दीजिए। आप x वाले में लगा सकते हैं, आप दोनों कंबाइंड फॉर्म में भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। नहीं, किसी एक से भी डायरेक्शन में कोलिजन लगा देने से आपका काम बन रहा है तो बना लीजिए। आप अगर दोनों में लगा के कोलिजन दोनों डायरेक्शन में प्लेन में भी ले जाके चल सकते हैं, ले जाके चलिए, रिजल्ट तो सेम ही पहुंचेगा। आप उस तरीके से भी करके देखिएगा, वी निकाल के देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में वी निकालिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, देखिए रिजल्ट आता कि नहीं आता। ठीक है, तो मिला जुला कि ये 3-4 वैरायटी होगी, फ्रिक्शन हो जाएगा, स्प्रिंग इन्वॉल्व हो जाएगा, अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे, कभी एंगल अननोन होगा, कभी एंगल फाइंड करना होगा। तो ये कुछ रिलेशन बनते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो पूछो, या कुछ और आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं।